ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पहचान छुपाकर देश की पहचान बचाई। एक ऐसा नाम जो सुर्खियों में कम लेकिन फैसलों के केंद्र में ज्यादा रहता है। नाम है अजीत डोभाल। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव घेरी बनेल स्यून में उनका जन्म हुआ। पिता मेजर गुणानंद डोभाल इंडियन आर्मी में थे। घर में अनुशासन था, सादगी थी और देशभक्ति का माहौल था। डोभाल बहुत बचपन से ही तेज दिमाग और कम बोलने वाले बच्चे थे। स्कूल में वो पढ़ाई में अव्वल थे। बचपन पहाड़ों के बीच बीता, जहाँ कठिन परिस्थितियां इंसान को मजबूत बनाती हैं। स्कूली शिक्षा उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल, जिसे आज सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, से प्राप्त की। वहीं से उनके अंदर अनुशासन और रणनीतिक सोच की नींव पड़ी। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय, जिसे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहा जाता है, से अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया। 1968 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस ज्वाइन की। उन्हें केरल काडर मिला। उनके अंदर कुछ और था, कुछ ऐसा जो सामान्य पुलिस अफसरों में नहीं होता। केरल में सेवा के दौरान उनकी काम करने की शैली अलग दिखाई दी। वे सिर्फ कानून लागू करने वाले अधिकारी नहीं थे, वे स्थिति को गहराई से समझने वाले विश्लेषक थे। यहीं से उनकी प्रतिभा पर खुफिया एजेंसियों की नजर पड़ी। कुछ समय बाद उनकी काबिलियत जल्द ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजर में आ गई। आईबी भारत की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है, जो देश के अंदर और कभी-कभी बाहर भी गुप्त ऑपरेशन चलाती है। इसके एजेंट्स का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, और अगर वो पकड़े जाएं तो सरकार उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। इसी दुनिया में अजीत डोभाल ने कदम रखा। आईबी में आने के बाद डोभाल ने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी काबिलियत साबित की। मिजोरम में उन दिनों अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर था। MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुका था। कई इंटेलिजेंस अफसर वहां जाने से कतराते थे, क्योंकि जंगलों में विद्रोहियों का राज्य था और भारत सरकार का कोई आदमी अगर पकड़ा जाता तो उसकी लाश भी नहीं मिलती थी। लेकिन डोभाल उन जंगलों में गए अकेले, बिना किसी बड़ी सुरक्षा के। उन्होंने MNF के विद्रोहियों के बीच रहकर उनकी भाषा सीखी, उनके तौर तरीके समझे, उनके नेताओं से मिले और धीरे धीरे ऐसे संपर्क बनाए कि आगे चलकर यही संपर्क मिजोरम में शांति स्थापित करने की नींव बने। बताया जाता है कि उन्होंने कई बार आतंकी संगठनों के बीच घुसकर जानकारी जुटाई। उन्होंने दुश्मन को दूर से नहीं, अंदर से समझा। उनकी रणनीति थी, दुश्मन की मानसिकता को समझो, तभी उसे हराया जा सकता है। अब आते हैं उस मिशन पर जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चर्चित बनाया। 1980 का दशक। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण थे। पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल जियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध शुरू कर दिया था। ISI ने पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को हवा दे दी। हथियार, पैसा और ट्रेनिंग पाकिस्तान से आ रही थी। सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुस रहे थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरा पंजाब जल रहा था और इसी दौर में कश्मीर में भी अलगाववाद की चिंगारी भड़कने लगी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को पता था कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन सबूत चाहिए थे। पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके ठिकानों का पता लगाए, और ये काम कोई सैटेलाइट नहीं कर सकती थी। इसके लिए किसी इंसान को पाकिस्तान की जमीन पर जाना था, किसी ऐसे इंसान को जो पाकिस्तानी बनकर रह सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई नामों पर विचार किया। एक नाम बार बार सामने आता रहा, अजीत डोभाल, क्योंकि डोभाल में वो सब कुछ था जो इस मिशन के लिए जरूरी था। मिशन की तैयारी महीनों पहले शुरू हो गई। सबसे पहले डोभाल के लिए एक पूरी नई पहचान तैयार की गई, नया नाम, नया बैकग्राउंड, नई कहानी। और फिर वो दिन आया। अजीत डोभाल ने भारत की सरहद पार की और पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा। ये कोई साधारण मिशन नहीं था। उन्हें अपनी पूरी पहचान बदलनी पड़ी। उन्होंने मुस्लिम पहचान अपनाई, स्थानीय भाषा और लहजा सीखा, रहन सहन बदली, मस्जिदों में नमाज पढ़ी, स्थानीय लोगों के बीच पूरी तरह घुल मिल गए। और इन्हीं बातों के बीच में जानकारियां निकालनी थी, ऐसी जानकारियां जो भारत की सुरक्षा के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। डोभाल को हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था। एक छोटी सी गलती, एक गलत लहजा, एक गलत शब्द और खेल खत्म। आईबी का कोई भी एजेंट अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाता तो भारत सरकार उसे पहचानने से इनकार कर देती, कोई बचाने नहीं आता। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर रहे। हर दिन जोखिम, हर मुलाकात खतरा, हर कदम पर शक का डर। कहानी के अनुसार एक दिन लाहौर की एक मस्जिद में नमाज के बाद एक व्यक्ति ने उन्हें गौर से देखा। उसने अचानक पूछा, आपके कान छिदे हुए क्यों हैं? ये सवाल छोटा था
लेकिन असर बहुत बड़ा। भारत के कई हिंदू परिवारों में बचपन में कान छिदवाने की परंपरा होती है। पाकिस्तान में ये आम नहीं। अगर सामने वाला व्यक्ति शक करता तो पुलिस तक बात पहुंच सकती थी और जासूसी का आरोप लग सकता था। लेकिन यही असली परीक्षा थी। उन्होंने घबराहट दिखाने के बजाय शांत स्वर में जवाब दिया कि बचपन में चोट लगी थी, उसी का निशान है। आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर नियंत्रण, आवाज में स्थिरता, कुछ सेकंड का सन्नाटा और शक खत्म। एक छोटा सा जवाब और मिशन बच गया। बताया जाता है कि पाकिस्तान में उनका मुख्य काम था भारत विरोधी संगठनों की गतिविधियों की जानकारी जुटाना, आतंकी नेटवर्क के संपर्कों की पहचान करना, फंडिंग और ट्रेनिंग से जुड़े सुराग इकट्ठा करना। ये सब बिना पकड़े गए करना सबसे कठिन हिस्सा था। उन्होंने धीरे धीरे भरोसा जीता, नेटवर्क के अंदर तक पहुंच बनाई और अहम जानकारियां भारत तक पहुंचाई। अंडरकवर मिशन हमेशा सीमित समय के लिए होते हैं। जब मिशन पूरा होता है, एजेंट को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती होती है। बताया जाता है कि जब उनका काम पूरा हुआ तो सावधानी से उनकी वापसी सुनिश्चित की गई। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, चुपचाप वापसी। एक सफल मिशन जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम पता चला। भारत लौटने के बाद भी उनका सफर रुका नहीं। 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 के कांधार अपहरण संकट के दौरान वे वार्ता टीम का हिस्सा थे। 2014 में उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उनकी रणनीति को डिफेंसिव ऑफेंस कहा गया, यानी जरूरत पड़ने पर आक्रामक कदम। अजीत डोभाल की कहानी पूरी तरह कभी सामने नहीं आएगी, क्योंकि जासूसों की असली कहानियां अक्सर गोपनीय फाइलों में बंद रहती हैं। लेकिन जो सामने है वो ये दिखाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक नहीं, बल्कि परछाइयों में काम करने वाले लोग भी सुनिश्चित करते हैं। और आज भारत की सुरक्षा रणनीति का अहम चेहरा है। ये कहानी है साहस की, ये कहानी है धैर्य की, ये कहानी है रणनीति की। और शायद यही वजह है कि उनका नाम कम सुनाई देता है, लेकिन उनका असर बहुत दूर तक जाता है। कुछ लोग इतिहास किताबों में लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास को छुप कर बनाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी पहचान छुपाकर देश की पहचान मजबूत की। अगर आपको ऐसी ही असली जासूसी और सुरक्षा से जुड़ी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगली कहानी किस पर